रंग यहाँ भी बने, रंग गुजरात में बने, मगर थोड़ा सा जो फर्क होता है, जैसे यहाँ किसी चीज से लाल रंग बनेगा, वहां किसी चीज से लाल रंग बनेगा, मगर बनाने का ढंग एक है। अच्छा। ऐसा मेटीरियल बदलता है मगर उसके ढंग नहीं बदलते। टेक्निक वगैरह ये सब तकरीबन एक जैसा ही है पूरी जगहों पर। और अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी एक ही जैसी रही है। हालांकि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश कभी भी एक साथ नहीं रहा है ना। बहुत राजा थे, बहुत झंडे थे उनके, हर एक का अपना अपना सिक्का चलता था। फिर भी अफगानिस्तान से लेके बर्मा तक यह भारतखंड ही कहलाता था, क्योंकि पूरे हिस्से में एक ही तरह की अर्थव्यवस्था चलती थी। एक ही तरह की अर्थव्यवस्था चलती थी ना पूरे हिस्से में। और तीर्थ हमको सबको बांध के रखे थे। राजा अलग अलग थे, राज्य अलग अलग थे, मगर तीर्थ सबके लिए एक थे। हर आदमी को इतने तीर्थ करना ही है, इतने धाम घूमना ही है, वो सबके लिए एक थे। और छूट थी सबको। तीर्थों के बल पे हम लोग सब एक होते रहे हैं, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं। तो जब ये नदियां मिलाने की बात आती है ना, तो मेरे को बड़ा भय लगता है, क्योंकि हमारे सारे तीर्थ खत्म हो जाते हैं। तीर्थ किसको बोलते हैं? तीर्थ वो क्षेत्र माना जाता है जहां कोई भी नदी उत्तर वाहिनी हो जाती। पूरी नदियां उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम बहती है, मगर जहां भी ये नदी उत्तर वाहिनी होती है वही क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र है। गंगा काशी में उत्तर वाहिनी है, वो तीर्थ क्षेत्र है। बाकी फिर शायद कहीं उत्तर वाहिनी नहीं है। गंगा का पूरा किनारा तीर्थ क्षेत्र नहीं माना जाता है। गोदावरी का पूरा किनारा तीर्थ क्षेत्र नहीं माना जाता है। हरिद्वार को मानते हैं ना, जहाँ संगम होते हैं, मिलना होता है नदियों का, वो भी तीर्थ माने जाते हैं। वो भी तीर्थ माने जाते हैं। जहाँ दो नदियां मिल जाती है, संगम होता है, वो भी तीर्थ माना जाता है। ये सब जाता नदियों को मिलाए तो हाँ, फिर ये खत्म हो जाते ना। इवన్నీ तीर्थाल होता ही కదా। हाँ, गंगा कावेरी को मिलाने की बात करेंगे तो तीर्थ तो पूरे खत्म हो ही जाएंगे ना। इसके किनारों का जो महत्व रहा है वो तो खत्म हो ही जाएगा। तो ये नदियों को मिलाने की अगर बात करते हैं तो हमारी पूरी संस्कृति खत्म हो गई, समझना। क्योंकि हजारों सालों से हम मिल के रहे ये तीर्थों की वजह से। नहीं तो यहाँ से लेकर के काशी जाने की किसको क्या पड़ी हुई रहती थी, या काशी से रामेश्वर किसी को आने की क्या पड़ी रहती थी। अब काशी से जब रामेश्वरम से आदमी काशी जाता है तो समुद्र की रेती लेके जाता है, और काशी से जब लौटता है तो गंगा लेकर के रामेश्वरम पे डालना पड़ता है। रामेश्वरम पे गंगा जल चढ़ाना पड़ता है। रामेश्वरम जाने वाले को काशी जाकर के ही जाना पड़ता है। तो ये सब रहा है ना हमारा। हम तीर्थों के बल पे एक रहे। देश और राष्ट्र अलग अलग रहे सबके, मगर तीर्थों के बल पे हम लोग एक रहे। ये तीर्थों की वजह से एक तरह की अर्थव्यवस्था रही ना सब जगह की। वही कभी कभी ये लगता है ये नदी जोड़ों का बड़ा पुकारा, अरे इसके ये तो सभी कुछ खत्म हो जाएगा, यहाँ का रहा सहा भी सब कुछ खत्म हो जाएगा। लोग एक दूसरी जगह पे जाना ही पसंद नहीं करेंगे, फिर काय के लिए जाएंगे? नहीं नहीं, प्रकृति का अपना एक है, समझो। वो जब होगा होगा, मगर यहाँ तो कोशिश की जा रही है ना नदियों को जोड़ने की। सस्य श्यामल हो जाएगा हिंदुस्तान। सस्य श्यामल कैसे हो जाएगा? मैं जब खड़गपुर गया पहली बार, तो ये तेलंगाना की इलाका है, बड़ा सूखा इलाका है। यहाँ से जब आंध्रा में गए, विजयवाड़ा गुंटूर के आगे आगे गए, तो बड़ा हरा भरा, खूब धान के खेत ही खेत। वहां से जब उड़ीसा में घुसे तो एक बारिश जमीन भी खाली नहीं थी, खूब दूर दूर तक खेत ही खेत नजर आ रहे थे। उसके बाद जब बंगाल में घुसे तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो सस्य श्यामल देश लिखे, वो वहां पैदा हुए करके लिखे। यहाँ पैदा होते तो कभी नहीं लिखते सस्य श्यामल देश करके उसको। बड़ा सस्य श्यामल है ना। तो ये रहा है। मगर एक मजेदार बात एक है कि जहां जितनी ज्यादा हरियाली है, खूब फसलें का सारा देखे हैं, एक बारी जमीन भी खाली नहीं देखे हैं, वहां भुखमरी है। ये सूखा इलाका है, यहाँ कोई भूख से नहीं मरता। उड़ीसा में भुखमरी मानी जाती है। हिंदुस्तान में सबसे सूखा इलाका राजस्थान है। राजस्थान में एक भी आदमी भूख से मरा है करके सुनते हैं क्या? वहां एक भी किसान आत्महत्या किया है करके सुनते हैं क्या? यहाँ बहुत सस्य श्यामल है, वहां के किसान आत्महत्या करते हैं, वहां भूख से मरते हैं लोग।
ये व्यवस्था का दोष। अब यहाँ देखो दूर दूर तक खेत नहीं दिखाई देते हैं, पहाड़ी पहाड़ बोल, ऐसे पहाड़ों के ऊपर तिरछी जमीन के ऊपर खेती कर लेते हैं लोग। क्या पैदा होता करके? मगर इस इलाके में कोई भूख से तो नहीं मरता ना, आए तो अभी कोई नहीं मचाता कि हमारे घर पे नहीं है कुछ खाने को, कोई नहीं बोलता कभी। ये तो अभी भी बोलने लगे हैं किसी कारणवश। तो ये व्यवस्था का दोष, ये सारा जरा एक गड़बड़ी है पूरी पानी की व्यवस्था को लेकर के। मैं एक दिन बीच में बताऊंगा कभी पूरे हमारे पास पानी की व्यवस्थाएं कैसी कैसी रही है, कैसे कैसे रहा है, क्या क्या रहा है, नदियों को कैसे ये किया गया, ये सब। तो ये जो सारी चीजें हैं ये तो समझ में आती है मोटे तौर पे, है ना। कुछ कुछ चीजें पुराण वराण पढ़ने पे भी समझ में आ जाते हैं। पुराणों में भी हमको बहुत कुछ मिल जाता है। पुराणों में तो अफगानी मत्स्य पुराण में पूरे हिंदुस्तान की छोटी बड़ी नदी कहाँ वो उत्तर वाहिनी होती है ये लिखा हुआ है। कौन इतना बड़ा सर्वे किया था मालूम नहीं। और मत्स्य पुराण में ही एक वर्णन है बड़ा अच्छा कि इंद्र को मारने के लिए, शायद दिति कश्यप को बोलती है कि इंद्र को मारने के लिए संतान मेरे को पैदा करना है। तो हमारे पास जो अधिजनन शास्त्र है वो एक शास्त्र है। तो अधिजनन शास्त्र में ये है कि तुमको कैसी संतान पैदा करना है, उसके लिए तुमको क्या प्रयत्न करना पड़ता है, ये काफी लिखा गया है। तो उसमें वो बोलती है कि मेरे को इंद्र को मारने के लिए संतान पैदा करना है। तो ये काश्यप बहुत रोकते हैं कि नहीं नहीं ये तो पागलपन है, बेवकूफी है, ऐसे थोड़ी संतान पैदा की जाती है, ऐसी संतान पैदा करना मूर्खता है, पाप है, यूं वो कुछ भी हो भूखड़ताल करके बैठ जाती है। ठीक है बोलता। तो फिर ये गर्भवती होती है। तो जब ये गर्भवती होती है तो कश्यप उसको बताते हैं कि तुमको कैसे कैसे रहना चाहिए। तो एक गर्भवती औरत को कैसे रहना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, ये बड़ा सुंदर वर्णन उसमें है। और वो गर्भ उसका 100 साल तक था। 100 साल बोले गर्भ रहेगा तेरे गर्भ पेट में, उसके बाद जो पैदा होगा वो इंद्र को मारेगा। और ये बात इंद्र को भी पता चल गई। इंद्र उस समय पे मौका देखते रहा और काश्यप इसको बहुत बताया कि तू इसमें एक भी गलती करेगी तो तेरे गर्भ को हानि हो जाएगी। तो जब 99 साल हो गए पूरे, थोड़ा ही समय रह गया बच्चा पैदा होने में, तो एक दिन ये सर से स्नान करी और बाल खुले करके पलंग पे लेटी और सो गई। एक गर्भवती औरत उसे कभी नहीं सोना बाल खुले करके। तो वो मौका देख करके इंद्र उसके गर्भ में घुसा, गर्भ में घुस के उसके गर्भ पिंड के 7 टुकड़े किया। तो वो बड़े जोर जोर से रोने लगे कि हमको मत मारो, हमको मत मारो, मत मारो। तो ये बोलता था कि मारो मार, मत रो मत रो। तो 7 के फिर 7 कर दिया। इस तरह से कोई 49 टुकड़े हुए उसके नरपैठों में, मुक्कल है नहीं। तो ये 49 मर्दगण माने जाते हैं अपने पास कि जितनी तरह की जो वायु है ये 49 वायु है पूरी। विषैली वायु है, कई तरह की वायु 49 हमारे पास में अध्ययन करके निकाले हैं समझो। तो वो 49 टुकड़े कर दिया उसके। मगर जब वो बाहर निकलता है तो ये जब दिति उड़ जाती है तो वो क्षमा मांगता है। तो उस समय वो एक बात बोला कि अर्थशास्त्र को दृष्टि में रख के मेरे को ये करना पड़ा। तो इंद्र बोलता है कि अर्थशास्त्र को दृष्टि में रख के ये करना पड़ा मेरे को। ये एक ही वाक्य वहां आया हुआ है मत्स्य पुराण में। ये अर्थशास्त्र का उसके साथ क्या संबंध है, फिर मेरे को ये 49 संस्कार वाली बात उसके साथ बैठती है समझो। तो वहां एक वाक्य है कि अर्थशास्त्र को दृष्टि में रख के मेरे को ये करना पड़ा। तो इस तरह से अपने पास में काफी अधिजनन शास्त्र एक है जो अभी फिर निकाला गया। ये पुनरुत्थान ट्रस्ट वाले लोग किए अधिजनन शास्त्र। मैं बहुत पहले से बोलते जा रहा हूँ कि अधिजनन शास्त्र को ढूंढो निकालो। ऐसे बहुत शास्त्रों के बारे में बोल रहा हूँ कि वो ढूंढो निकालो जो हमारे बहुत काम के हैं, जो कभी लापता हो गए, गायब हो गए। इस तरह से ये जो सारी चीजें हैं कि मत्स्य पुराण में बड़ा सुंदर वर्णन है नदियों का, कहाँ कहाँ उत्तर वाहिनी होती है, क्या है उस तीर्थ का, क्या महत्व है, ये सारा। तो अब ये जो सारी बातें हैं ये बातें हमको सुनने में आई बहुत ज्यादा। काफी लोगों से बैठ के, जैसे जालन सिंह की बात बताया मैं, ऐसे कई लोगों से बात करते समय पे वो लोग कभी कभी ये जिक्र उठाते थे, क्योंकि
येल्लप्पा ताता कोई 90 साल के आसपास थे। उनके 90 साल के बूढ़े किस चीज के बारे में क्या बोले वो उनसे पूछते थे हम लोग। तो ऐसे कम से कम 150 साल का तो पता चल गया था कि 150 साल पहले कैसा। यहाँ एक गोंड बुड्ढी थी जिसको 1857 की क्रांति मालूम थी, झांसी की रानी, बहुत लंबी उम्र जी। उसके नजदीक बैठे तो बहुत बातें सुनाती। एक बुजुर्ग आदमी मिले थे, महात्मा थे, जिनकी उम्र 113 साल थी। एक छोटे से गांव में मिल गए थे, 113 साल उम्र। वो जवारी की रोटी खा रहे थे बैठ के। हाँ जवारी की रोटी खा रहे थे बैठ के। तो उनसे बात किए तो मैं तो उन्होंने बोले कि मैं खानदेश का हूँ। तो मैं बोला कि तुम क्या क्या बीमारियां देखे हो। यहाँ बीमारियों से कुछ अंदाजा लगता है ना, प्लेग कब हुआ था, क्या क्या हुआ था, तो लोगों को याद रहता है कि जर्लमारी एప్పుడు अच्छे, येलकल रोगम एప్పుడు अच्छे करके। अब पुराने बुढ़ों को ये मालूम है, नई पीढ़ियों को ये नहीं मालूम है ना। तो मैं पूछा कि तुम 113 साल के है तो तुम मेरे को उस समय कुछ बीमारियों के बारे में बताओ। तो वो बताए कि उस समय अकाल आया था खानदेश में। मगर उस अकाल में खास बात ये हुई थी कि कहीं भी गाजर पैदा हुई, खूब गाजर, लोग गाजर खा के ही जिए होता, और कहीं जहां खोले वहां गाजर निकल जाती थी बोले। मगर अकाल था उस समय में, गाजर मिलती थी, गाजर खा के जिए। मगर उस समय एक बीमारी आई थी बोलते, आदमी ऐसा गर्दन टेढ़ी करता और मर जाता। एक कौन सी बीमारी थी मालूम नहीं। तो वो इसके बारे में बता रहे थे। तो उनके पास से बहुत जानकारियां, महात्मा जैसे आदमी थे, वो लंबाड़े थे, गोरमाटी खानदेश के, बहुत घूमे थे वो। तो कहाँ क्या देखे, कहाँ क्या, मैं उनके पास से काफी जानकारी लिया। ऐसे लोग बताते थे। अब यहाँ मठ में महंत थे, एक महंत, वो किसी से बात तो नहीं करते थे, बहुत कम बात करते थे, मगर कभी कभी मेरे से बहुत बात करते थे। एक बार बैठे बैठे हम लोग हमसे पूछे समाधि कैसे रहती है, बताओ। बोले समाधि उम्र नहीं बताता हूँ, थोड़ा सा कुछ बताता हूँ बोले। तो वो श्वास जो चला है पत्थर के जैसा, पत्थर के, उनकी आंखें वांखें पत्थर जैसे। मेरे साथ में निष्कांत था उस टाइम, निष्कांत और हम दोनों बैठ करके बात कर रहे थे। वो और मैं दोनों बहुत घूमे। सीखते समय निष्कांत साथ में था मेरे पूरे, वो भी साथ में रहा, हम दोनों काफी घूमे। तो ये महंत के पास हम दोनों बैठे थे, पत्थर के सामने हो गई। थोड़ी देर के बाद में वो सहज हुआ। तो उनमें आयुर्वेद का इतना बड़ा ज्ञान था, कोई मरीज अगर उनके पास नहीं आ सकता तो उसका कपड़ा मंगवाते, कपड़ा सूंघ के दवाई देती। क्षमता आसनावती, पसीने की गंध से वो बीमारी पहचान और दवाई देते। ब्रह्मानंद महाराज बहुत ज्यादा उस समय वो इनमें किए हुए थे। अंग्रेजी बड़ी अच्छी जानते थे वो, संस्कृत के पंडित थे, आयुर्वेद जबरदस्त था, योगा के बहुत बड़े तकड़े जबरदस्त आदमी थे, मास्टर आदमी थे। तो वो नर्मदा प्रदक्षिणा किए। नर्मदा प्रदक्षिणा 3 साल 3 महीने 13 दिन में होती है, निरंतर आदमी करता है ऐसा। तो 3 साल 3 महीने 13 दिन में नर्मदा प्रदक्षिणा होती है। तो नर्मदा प्रदक्षिणा किए। वहां से जब आते आते वो एक बार बता रहे थे, ताड़ोबा का जंगल है, तो ताड़ोबा के जंगल में वो एक गुफा देखे, उसमें ऐसा झुक के देखे और अंदर गिर गए, फिर वो निकल नहीं पाए। तो उसी के अंदर रहे, काफी कोशिश की निकलने की, नहीं निकल सके। तो फिर उसी के अंदर समाधि वमाधि लगा दिए, वो ध्यान लगा दिए। तो कभी थोड़े टाइम के लिए अपनी समाधि खोलते थे। एक दिन जंगलात वाले लोग घूमते फिरते आ गए, तो उस समय ये समाधि खोले हुए थे। वो बेटे इसमें टार्च मार के देखे, तो ये अंदर से पुकारे, अरे मेरे को बाहर निकालो रे। तो वो बेटे भाग गए डर के मारे, ये क्या है मालूम नहीं अंदर। तो मराठों के पास बड़ी बड़ी पगड़ियां होती है ना, तो 2-3 पगड़ियां बांध के झाड़ के साथ बांध के वो पगड़ी अंदर फेंक के भाग गए दूर। तो ये पगड़ी को पकड़ के बाहर निकले, बाहर निकल के पूछे आज क्या वार है, क्या दिन है, क्या तिथि है। तो ये जब बोले, हो 9 महीने हो गए मेरे को। वो 9 महीने अंदर रहे, 9 महीने अंदर रहे। हम कई बार पूछे 9 महीने तू कैसे अंदर रह गए बिना खाए पिए। तो योग की बहुत सारी क्रियाओं के रह सकता है बिना खाए पिए।
वो रहे। तो ये ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनसे काफी जानकारी, बुजुर्ग बुढ़े बुढ़े जो लोग थे, इनके बीच में बैठ के काफी पूछने पे बताते थे ये लोग, पूछने पे बताते थे। तो उस टाइम पे तो जैसा है कि घूमते समय, और निष्कांत काफी अच्छी पेंटिंग भी करता रहा है, साथ में खूब डट के घूमे, कुछ साल तक घूमते रहे। 74 में पहली बार मेरे को मिला था वो, तो उसके बाद कुछ साल घूमे, फिर धीरे धीरे अपने अपने प्रपंच में सब हो गई। तो ये लोगों के साथ में जैसे कोई महात्माओं के पास में काफी जानकारियां मिली, जैसे वो महात्मा 113 साल के वो, और ये उस समय अच्छे मजबूत थे, अच्छे मजबूत थे, घूम फिर रहे थे अच्छे से, कुछ भी नहीं। वैसे काफी लोगों से हम लोगों का संपर्क हुआ ना, किसी से भी मिलना, बातचीत करना, जानकारियां लेना, बुड्ढों से जानकारियां लेना, रिवाजों की जानकारियां लेना। मैं यहाँ के उस समय ये काफी लोगों को बहुत जानकारियां, लक्ष्मण नगर के एक भाई थे, उनको बहुत जानकारी, क्योंकि वो लोग ये समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहते थे। ये समाज व्यवस्था की जानकारियां बहुत थी लोगों को। वो ग्राम देवता बनाने वाले थे, तो ग्राम देवताओं की जानकारी पूरी उनको थी। घर बनाने वाले, घरों की जानकारियां उनको थी। वास्तु का पूरा ज्ञान उनको था। वास्तु का तो बहुत बड़ी जानकारी, हमारे घर के पास एक मौलवी साहब थे, एक कुछ मौलवी साहब आते, दोनों तीनों भाइयां टीचर ही थे, वो बहुत मास्टर आदमी थे वास्तु में। तो वो लोगों को पतका मेषुड़ू, पतक जो डिजाइन करना है, उसका जो जन्म कुंडली बनाना है, ये लोग जानते थे बहुत अच्छे से। तो वो लोगों के पास से वास्तु की काफी जानकारियां। तो मंडेपल्ली करके गांव में, मंडेपल्ली का वो एक था बुजुर्ग आदमी, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, मंडेपल्ली राजा या कुछ ऐसा था वो। तो उनके पास गए थे हम लोग, सिलसिला गया तो वहां गया था, मंडेपल्ली गया था। तो वो बुजुर्ग आदमी थे, तो बुजुर्ग आदमी से बात करते टाइम पे खूब बताए घर के बारे में, वास्तु के बारे में। वो तो एक शरीर के रूप में घर को बताए, पूरा शरीर को, घर को कैसे मिलाया गया है, तो कितनी फसलियां हैं, तो कितने भाषे होना है, ये सारा उस हिसाब से उन्होंने घर को बताए। ये वास्तु है करके बोलते थे वो। जितने हमारे शरीर में हड्डियां हैं, इतना ही सब कुछ उसमें लकड़ी लगना है, उनका अपना हिसाब था। तो ये लोगों से जानकारियां हुई। एक हमको बनारस में मिल गया था बुजुर्ग, उससे बैठे बैठे बातें होती रही, तो उन्होंने वास्तु के बारे में बहुत बताया कि वास्तु का और पशु पक्षियों का क्या संबंध है। सांप अगर घर में घुसे तो कैसा निकल जाना चाहिए बाहर, या गाय अंदर आते ही किस ओर पहले पलटती है, तो वहां गौशाला क्यों रख, ये सब ऐसे लोगों से बहुत जानकारियां। ऐसे उसमें ही एक बुजुर्ग आदमी जो बताया कि पहले क्या था कि 100 साल होते ही गांव में आग लगा दी जाती, गांव जला देना, फिर नया गांव बनना, क्योंकि ये जो जानकारी है, यही चीज फिर दूसरी जगह पर भी है ना अपने पास हिंदुस्तान भर में। तो ये कि शुक्र नीति के अनुसार हिंदुस्तान को 18 भागों में बांटा गया। अंग वंग कलिंग द्रविड़ पांचाला गिंचाला करके ये 18 भाग हुए हैं पूरे के पूरे। तो उसमें फिर ये भौगोलिक स्थितियों के नाम है, ये भौगोलिक परिस्थिति, ये विदर्भ है, ये भौगोलिक स्थिति है इसकी। कलिंग की अपनी भौगोलिक स्थिति है। ये सब ये तो शास्त्रों के द्वारा कि ये भौगोलिक स्थिति है, इसमें ये आहार पैदा होगा, इसमें इसको खाने वाले लोग, इनके शरीर की बनावट ऐसी रहेगी, ये इस मानस के लोग रहेंगे, इसलिए इनकी आपस में व्यवस्था बनना चाहिए, आपस में उनकी व्यवस्था बनाई गई। उसमें भी फिर भोजन, भाषा, भेष, भूषण और भवन, ये 5 के आधार पे फिर अलग अलग भाग हुए। ये तेलंगाना ही है पूरा, मगर तेलंगाना के बहुत भाग है, हर एक की भाषा अलग है, भोजन अलग है, भेष अलग है, भवन का डिजाइन अलग है सबका। इस आधार पे कोई 108 भाग होते हैं हमारे पूरे हिंदुस्तान में। तो ये उसमें फिर उनकी व्यवस्था बना दी है।
ये और दूसरों के साथ मिलेंगे तो बड़ी गड़बड़ रहेगी। इनके आपस में ये लोग व्यवस्था बना लिए तो ज्यादा अच्छा, वही लोगों का अपना सब कुछ संचालन, वही लोगों का अपना सब कुछ रहे तो ज्यादा बढ़िया है। तो ये वो काफी अच्छा रहता है। अभी क्या होता है, बिहार का कलेक्टर यहाँ आ जाता, उसको इस इलाके के बारे में कुछ नहीं रहता, क्या त्योहार है, क्या लोग करते हैं, कैसा, कुछ नहीं। वो किसी दिन कोई भी मीटिंग लगा लेगा, उसको कुछ नहीं लेना देना है, उसको वहां का सब कुछ मालूम है, यहाँ का थोड़ी मालूम है। अब यहाँ वाले को किसी को ले जाकर के कहीं का कलेक्टर बना डालते हैं, क्योंकि जहाँ पैदा हुआ है वहां उसको कलेक्टर नहीं बनने दिया जाता है शायद, उसको अलग ही प्रांत चुनना पड़ता है। अब ये बेचारे वहां की कुछ जानते तो नहीं है, ये अपना हिसाब चलाते रहते, लोगों का अपना हिसाब चलते रहता है, मानस की जानकारी नहीं, स्वभाव की जानकारी नहीं, ये सब होता है ना। उस इलाके के स्वभाव अलग अलग जाएगा, अलग अलग स्वभाव। अब इस इलाके में मैं बताया वैर भाव नहीं है, करीमनगर में वैर भाव बहुत, ये तो अलग अलग इलाके के स्वभाव। अब वही रायलसीमा आगरा चले जाएंगे, वहां बहुत बहुत ज्यादा पौरुष, दुष्ट नहीं है मगर पौरुष नहीं है, लोग घटिया नहीं है, पौरुष है, क्या करेंगे, उस हिसाब से उनका सब चलते रहता है। छोटी सी बात को भी सहन नहीं कर पाएंगे, ऐसा। तो हर इलाके अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना ये तो देखने में आता है। विश्व गुणादर्श चंपू करके किताब है, ये कृष्णदेवराय के जो थे तिम्मरुसु का पोतरा लिखे सो किताब थे, विश्व गुणादर्श चंपू। वो कभी तुम लोग पढ़ना देखना, आज से 400-500 साल पहले वो किताब लिखी गई है। तो कितना बड़ा वो सर्वे किया पता नहीं। उस किताब के द्वारा हम लोगों को पता चलता है कि उसमें क्या होता है, दो दोस्त विमान में उठते हैं कि चलो भूमंडल देखा जाए, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से पूछता है कि अब हम कहाँ है, तो वो बोलता है कि अब हम विदर्भ देश में है। अच्छा, विदर्भ देश में है क्या हम, ये तो स्वर्ग जैसी भूमि है, यहाँ जहां तहां जल ही जल दिखाई दे। दूसरा बोलता तू कौन से त्रेता युग की बात कर रहा है, ये कलयुग है, यहाँ तो अब कुछ भी नहीं है, सूखा है, यहाँ तो घास भी पैदा नहीं होती है, करके इसको विदर्भ कहा गया है। और करके एक दोस्त को दोष देखने की आदत होती है और एक दोस्त को गुण देखने की आदत होती है। तो उस इलाके के दोष और गुण क्या है ये बराबर लिखे गए, हर इलाके के बारे में वो लिखा है। तो वो विदर्भ का बड़ा अच्छा वो लिखा, यहाँ का ब्राह्मण तो खाने के पहले नहाने वाला है। वो अभी भी है वैसी, खाना बन गया तो नहाते हैं विदर्भ में। इधर का लिखा कि गोदावरी और कृष्णा के बीच के लोग कैसे रहते हैं। जब तो प्रांत नहीं थे तो ये नदियों का ही था ना पूरा, कि गोदावरी और कृष्णा के बीच के लोग। तो उन्होंने बड़ा मजेदार लिखा है कि ये 10 रुपए एक थोड़ा सा दान करेगा और 10 दिशाओं में कीर्ति चाहता है यहाँ का आदमी। वो तो गुण है ही है यहाँ पे। जहां तहां अपने नाम लिखवाता है वो कि मैं दान किया हूँ। ये बड़ा अच्छा, वो पता नहीं कितना वो घूमा और कैसे ये जाना दोष और गुण एक एक इलाके के। तो अब कहाँ है हम वेंकटाद्रि पर्वत। अच्छा, ये पैसा इकट्ठा करने वाले भगवान की जगह है, ये तो बहुत पैसा इकट्ठा करता है करके दोष बोलता था, उसके पूरे दोष बताता। ये दूसरा पूरे उसके गुण बताता है। बड़ी मजेदार किताब है, कभी निकालो। ये तो शास्त्री जी जब औरंगाबाद से आए थे, उनकी किताब यहाँ रह गई थी, तो मैं ऐसी देखा, वो भूल गए थे। संस्कृत में है ये उनके पास। विश्व गुणादर्श चंपू, वेंकटेश्वर दीक्षितुलु उसको लिखे सो किताब को, तिम्मरुसु मनमरु राशन पुष्कमरी। वो उस समय भी ऐसा बहुत अच्छा सर्वे गिरवे किए हैं। तो ये सब कुछ देखने से मालूम पड़ जाता है ना कि कैसा रहा होगा, क्या रहा होगा। ये सारी जगहों का, ये सारी इसका। माँ तो 8 साल की उम्र में गुजर गई, पेद्दवा मामूली में थी। हमारी ताई हमको पालन पोषण करी, उनके संतान नहीं, तो वो हमारा पालन पोषण करी। बहुत छोटे छोटे से जब हमारी माँ गुजर गई तो ये उनके पास रहे। मगर हमारी ताई बहुत कहानियां बताती थी,
बहुत कहानियां उनको आती थी, रूप बसंत की कहानी, क्या क्या कहानी, वो सब पंजाब के इलाके की वो कहानियां बताती, खूब कहानियां। रूप बसंत, वो बड़े हुए कोई ऐसा, ये सारी, ये इतनी कहानी, बहुत सारी कहानियां बताती थी। तो वो कहानियां सुनते थे उनसे। मगर उनका एक ये था, हमारे चाची का, कि वो, मैं अखाड़ा चलाता था जब, डैम बरिश करना, तो अरे तू अखाड़ा चलाने वाला है, तू पत्थर का काम करने वाला है, तेरे को ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए बराबर। तो वो मेरे को गाय निचोड़ते निचोड़ते एक गिलास दूध वहीं पिला देती थी, चल पी जा दूध, कच्चा दूध गाय का। तो वो जब छाछ बनाते थे ना, आधी छाछ बनने के बाद जब थोड़ा थोड़ा मक्खन आने लगता था, एक गिलास वो पिलाती थी मेरे को। हाँ, एक गिलास वो पिलाना आती थी। तो उनका एक बड़ा विचित्र था, वो हर एक क्या काम करने वाला है, उसको क्या जरूरत है, ये हो जानती थी। आज की किसी माँ को ये जानकारी नहीं है। हाँ, कभी ख्याल ही नहीं करती किसी बच्चे का। तो वो एक बार उनको मालूम नहीं क्यों कि लगा कि इसकी स्मरण शक्ति बहुत कम है मेरी। तो वो चारों मगज, गेहूं भिगा करके, गेहूं को कूट के उसका पीस के उसका दूध निकाल के, ये चारों मगज मालूम नहीं क्या क्या मिला करके, कुछ चीज पका करके कई दिन तक वो मेरे को पिलाते रही। बहुत स्वादिष्ट है। मैं ये लोगों को अभी कई बार बोलता हूँ कि कुछ तो ऐसी चीज बनाया करो भाई। तो वो दूध पिलाते ही। तो बात ये थी कि रोका कभी कोई कुछ नहीं, कभी कोई भी रोका नहीं मेरे को, मालूम नहीं क्यों नहीं रोके, मगर रोका नहीं कोई। न पिताजी रोके, न भाइयां रोके कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं, घर को क्या, कभी कोई बात ही नहीं किया मेरे साथ में। हाँ। अब कभी कभी वो लगता फटाक फटाक सब मर गए, अब ये सब भोगना पड़ रहा है फिर मेरे को। है ना। तो कभी कोई कुछ बोला नहीं। वो एक पता नहीं क्यों रहा है, कभी कभी ये हमारे जो साथ में काम करने वाले बच्चे हैं, इनके परिवार इनको बड़ा रोकते थे, है ना। सतीश का परिवार बहुत रोकता था, निष्कांत का परिवार बहुत रोकता था कि है कि ये सब चीजें नहीं करना है। तो अब मेरे को कल्पना नहीं थी कि घर वाले लोग ऐसा रोकते थे। इनके कभी कभी इनके माँ बाप मेरे को आके गालियां वालियां भी देके चले जाते थे। तो मेरे को कल्पना नहीं थी कोई ऐसा रोकता भी होगा, मगर रोकते हैं लोग। अब पिताजी अगर कभी नहीं रोके। बाद में तो अब शादी की तो हमको कोई कल्पना ही नहीं थी कि हमारी भी शादी होंगी या प्रपंच बसाएंगे, ऐसा कुछ था ही नहीं खोपड़े में। तो बड़ौदा में पढ़ता था मैं। तो एक दिन ध्रुव मिस्त्री करके एक दोस्त था हमारा, आनंद के पास उसका गांव था, तो एक छोटा सा गांव आनंद के पास। तो वहां गए, आनंद नहीं गए। तो वो गांव में जब उसके घर गए तो इसको सफर करके तो सफरा हो गया, पैत्यम हो गया था। ये गया और चक्कर आ रहे वो आ रहे करके ये तो सो गया। तो उसके पिताजी जो थे सुतार थे, मिस्त्री का काम, सुतार का काम करते थे। तो भाइयों को ज्योतिष शास्त्र बहुत अच्छा आता है, ज्योतिष का ज्ञान बहुत रहता है भाइयों को। तो वो मेरे को पूछे कि अच्छा तुम बताओ कि तुम कब पैदा हुए हो। तो मैं उनको बोला कि देखो मैं को बाकी तो और कुछ मालूम नहीं है, तो 5 सितंबर 1952 ये मेरा जन्मदिन माना जाता है। तो 1952 का पंचांग वंचांग निकाले, वो कुछ स्लेट के ऊपर में पूरा हिसाब किताब करे। हिसाब किताब करके मेरे को पूछे कि तुम 6 साल की उम्र में 2 मंजिला मकान से गिर गए थे क्या। मैं गिर गया मैं। 8 साल की उम्र में तुम्हारी माता जी गुजर गई क्या। तो बोला हाँ गुजर गई। तो तुम इस टाइम पे पैदा हुए हो, तुम्हारा ये नक्षत्र है। तो उसके बाद में मेरे को बताए, बहुत कुछ बताए कि तुम्हारा पढ़ाई में इसके पहले भी 1-2 साल ऐसे खराब हुए, अभी 1 साल और खराब होगा तुम्हारा पढ़ाई में। बोला 1 साल तो खराब नहीं होगा। और उन्होंने बोले कि अभी घर पे तुम्हारे शादी की बात चल रही है। हाँ ये भी बताया, वो शादी की बात भी चल रही है। तो मैं आया, आने के बाद में ऐसा कोई मानते तो नहीं थे कि चलो भाई देखा जाएगा। तो उस साल महेंद्र पांड्या मेरे को रोक लिए कि मत एग्जाम दे, मैं रुक भी गया। तो जब उनके गांव से घर हॉस्टल आया मैं,
तो वहां तस्वीर पड़ी हुई थी इसकी, फोटो, कि इसके साथ शादी पक्की कर रहे हैं करके। तो मैं घर पे आके खूब बवाल मचाया और क्या करेंगे शादी वादी करके भी। तो फिर हो भी गई शादी, हो भी गई। तो हमको, मेरे को तो, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई। खूब हम दोनों मिलके खूब काम किए। रात को 2-3 बजे जब भी नींद खुल जाती, सामने ही आश्रम था, नहा धो के वहां जाके बैठ के काम करते थे, है ना। तो कभी भी इसकी कोई मांग नहीं रही, कभी भी कुछ नहीं रहा। अब यहाँ आने वाले जितने हैं मेरी तो मर्यादा करते हैं और इसको चाहते हैं क्यों आशीष? मेरी तो मर्यादा करते, इसको तो चाहते हैं। अपना रोना धोना इसके पास बैठ के रो लेते हैं लोग, मेरे से कोई बात नहीं करता। घर परिवार की बातें भी इसके साथ बैठ के कर लेते हैं। ये इसका एक राह है कि कोई भी रहे, जैसा भी रहे, हर एक की व्यवस्था अच्छी करें। काफी डक्कर गोपाल से लेके सबकी व्यवस्था, क्योंकि कुछ तो बहुत मानसिक रोगी जैसे लोग भी यहाँ आए हैं, दिमागी तौर से परेशान लोग भी यहाँ आए हैं ना। इन सबकी व्यवस्था तो यहाँ हुई है, रहे। ऐसी परेशानी मेरे को कभी नहीं हुई, हाँ, कोई परेशानी ऐसी कभी नहीं हुई। तो घर वर से भी, किससे भी, तो वो एक होता है, समझो, चलता है। तो अभी चलते जा रहा है धीरे 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 सब कुछ। मर घूमता था मैं जब, तो घूमना फिरना तो जब शैंकी हुआ उसके बाद से कम हुआ था मेरा। मैं तो बहुत रात से ही घर पहुंचता था ना मैं। कभी कहीं भी कुछ कथा चल रही है, भागवत चल रहा है, नाटक चल रहा है, तो सीधा उधर चले जाते थे। कहीं भी कुछ हो रहा है तो वहां जाना है, देखना है, जानकारियां देना है, ये चलता है। उसके लिए दिन नहीं रात नहीं, कहीं भी। कई बार रात में कथाएं चलती थी, चले जाना है देखने के लिए। कई बार किसी गांव में कुछ हो रहा है प्रोग्राम, वहां चले जाना है देखने के लिए, चले जाते थे। ये सब देखते वक्त उस तरह से अच्छा ये रहा पूरा का पूरा। परेशानी इतनी हुई नहीं। मालूम लोगों को काफी परेशानी होती हुई देखे हैं, लोग रोकते हैं, बहुत रोकते हैं, घर वाले बहुत रोकते हैं, माँ बाप बहुत रोकते हैं। अभी तो इतना घोर हो गया है अनिल। हैदराबाद में हम लोग एक पंडित के पास गए, ज्योतिष का विद्वान पंडित, उसकी संतान कंप्यूटर की पढ़ाई पढ़ रही, और ये गए तो खाना खाने के लिए बैठे तो बच्चे ऐसा किताब पढ़ रहे, खाना खा रहे। फिर ऐसा हाथ कर दिए, उनकी माँ हाथ धोई, दुआ से पूंजी, थाली उठा के दे गई। तो मैं वो पंडित जी से पूछा, ज्योतिष की पढ़ाई क्या कंप्यूटर से कम है क्या? बहुत बड़ा गणित है ना वो। क्या तुम्हारी माँ ये लाड़ करी क्या तुम्हारे से कभी? कभी तुम्हारे पिताजी ये लाड़ किए, तुम्हारी माँ ये लाड़ करी तुम्हारे से कभी? बोले मार के उठाते थे, बोले हमको सब करना पड़ता था। मगर तुम्हारी पढ़ाई में, इस पढ़ाई में क्या कमी है करके? तुम्हारी पढ़ाई इससे क्या कम थी? इतनी भयंकर पढ़ाई है। मगर उस समय कोई लाड नहीं करता था। आज ये कंप्यूटर की पढ़ाई जब पढ़ रहा है कोई, तो इतना ये नाटक हो रहा है पूरा कि पढ़ना है उसको, पढ़ना है उसको। अरे घर में बैठे हम लोग जाके, माँ खाना खा रही, ये बेटा पढ़ रहा अपना, क्या तो कर रहा है। इतने में घंटी बजी। घंटी बजी तो वो लड़का उठने लगा, नको 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 तुम मत उठ। मैं उठती हूँ करके वो खाना खाते हुए जाके दरवाजा खोली। अब इतना तो अत्याचार हो रहा है बच्चों के ऊपर, उनको कुछ करने नहीं दिया जा रहा है। पढ़ो 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 पढ़ो, ऐसा भयंकर। तो ये पढ़ने का जरा आंध्र प्रदेश में जरा ज्यादा ही है। अरे कहे तो सब जगह तो इतना पागलपन नहीं होगा जितना यहाँ पे। मैं बताऊँ, नागपुर से हम लोग जब दिल्ली गए तो नागपुर से कुछ लड़के चढ़ गए, जा रहे थे देहरादून जा रहे थे, तो खूब हल्ला मचा रहे थे वो लड़के लड़कियां, और उनके मास्टर साहब भी साथ में थे, लेक्चरर भी थे, उसका भी खूब मजाक उड़ाया जा रहा था। ये सब हो रहा था। जब दिल्ली से शादी करके जब वापिस निकले तो ये भी एक्सप्रेस में बैठे, तो वो जब बैठे तो इसमें खूब लड़के, जवान जवान लड़के चढ़े जो आंध्र प्रदेश में आने वाले थे। थोड़ी देर में सब ऐसा किताबा लगा लगा के बैठ गए, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, कमबख्त लाइटा चालू करके एक दूसरे को देख के रात सारी किताबा लेके बैठे रहे, सोए नहीं, इतना पागल हो।
बहुत पागल बने लोगों को। इतना नहीं होगा महाराष्ट्र में या कहीं और, इतना तो नहीं होगा पागलपन। जहाँ मस्ती मारना है मस्ती तो मारना है वहां, और यहाँ तो है बातचीत नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। ऐसे तो ये है। उस समय बहुत ऐसे बुजुर्ग बुजुर्ग लोग बहुत थे जिनसे अच्छी जानकारियां होती थी, और जो ये सामाजिकता उसकी इसकी बात वो सब करते थे, बोलते थे, बताते थे ना। अभी जो बातें कर रहा हूं मैं सब वही तो बातें हैं ना, वही बातें हैं पूरा। ये सारे लोगों से बहुत जानकारी है, मामूली किसानों से जानकारी है, यानी हर तरह के लोगों से। इतना क्यों, जब ये हम लोग कॉलेज में पढ़ाया जाता सौंदर्य दृष्टि की बात जब होती है ये एस्थेटिक की, तो हमको मेरे को पता ही नहीं चला कि एस्थेटिक होता क्या है। कई बार वो उसके बहुत कोशिश किया मगर मेरे को समझ में नहीं आया कि किस चीज को बोला जाता है ये चीज। यहाँ जब आया तो यहाँ मेरे को एक कोली से पता चल गया कि वो ये सौंदर्य दृष्टि है। क्या बोला? क्या क्या है वहां से, यहाँ भीमन्ना की पूजा होती है ना, तो भीमन्ना लेके आ रहे थे, तो भीमन्ना मस्त ऐसे हिलाते हुए लेके आते हैं, इतना लकड़ी का बना होता है भीमा, लेकर के आते आते समय पे तो वो जिस गली में आया तो मेरे बाजू में खड़ा था। गुरुजी अच्छा नहीं उठा लिया आज, इसको नहीं आया उठाना। मैं क्यों, क्या बात है? नहीं वहां रहे तो ऐसा सा हिलता तो बहुत अच्छा लगता। तो फिर मैं बोला कि अगर इधर आए तो ऐसा सा हिला बहुत अच्छा रहता है। तो मैं कैसा तेरे को तू बोल रहा है? तो उन्होंने जो बोला कि वो जो घरों की लाइनिंग है उसके साथ क्या चीज कैसे हिलने से सुंदर लगती है, तो मेरे को एस्थेटिक क्या होता है उस समय समझ के आया। हाँ, सब सामने करके कैसे चलना है, कैसे हिलना है, कैसे जुड़ना है, ये वहां पे मेरे को समझ में आया। वही है, और ये नहीं है तो गड़बड़ हो जाए पूरी की पूरी। तो ऐसे ना, तो बहुत आराम से देखते रहे, करते रहे। ये मेडिसिनल सिस्टम कब से कंप्लीट खराब हो गए? कौन सा? ये ट्राइबल्स का मेडिसिन सिस्टम है ना उनका, वो खराब हो गया है अभी। वो आएगा कब इसमें आएगा। हाँ। अभी तो सिर्फ ज्ञान के क्या स्रोत थे इस पे मतलब वो बताया जा रहा है। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ नॉलेज। साधारण लोगों से लेकर महात्माओं से लेकर पुराणों से लेकर अपने इधर उधर विचरण से लेकर अध्ययन से लेकर विधिवत पढ़ाई से लेकर ये सब एक चीज। दूसरी तरफ अपने परिवार से कभी कोई रोक टोक नहीं, कभी कोई बाधा नहीं, तो ये भी काफी सुविधाजनक रहे इनके ज्ञान आर्जन। तो अभी सिर्फ चर्चा उस पर हो रही, असली ज्ञान वाली बात करते हो। उसके बाद तो बहुत सारे लोग यहाँ भी आना शुरू किए। हाँ, यहाँ भी आना चालू, इस तरह के लोग, तो उनसे भी चर्चा करके तो बहुत कुछ आया। बहुत काफी लोग आना चालू किए। तो उस टाइम पे जब आश्रम ये बना लिए थे तो छोटा आश्रम बन गया था, ये जमीन ले चुके थे हम लोग वहाँ। तो उस समय पीवी श्रीनिवास ये आया था, ये वो जो है ना कपाट कुछ, उसके द्वारा ये डीआरडी में प्रोग्राम डायरेक्टर के हैसियत से कुछ आया। तो ये श्रीनिवास आया, आकर के ये पता नहीं कैसे पता चला आश्रम को आया। वो दशहरे वाला दिन था, वो आश्रम को आया। तो मैं बोला कि भाई, वो लगा कुछ बात, मैं तुम लोगों से क्या बात करना है, तुम तो सरकारी आदमी हो, मैं कोई बात नहीं करना है। तो वो ना पीछे ही पड़ गया, रोज आ जाता था, रोज आ जाता था। तो फिर अब उससे धीरे धीरे बातचीत चालू हुई। तो बातचीत चालू होते को तो वो फिर क्या किया कि बहुत लोगों को लेके आया। अभी जैसे हुजरम्मा है, गोपी कृष्णा है, वीणु काले है, ये सारे लोगों को लेकर के आया वही बंदा आश्रम को। तो वो उसकी उम्र तो छोटी थी मगर वो जानता बहुत लोगों को था। पीवी श्रीनिवास तो मिले हैं, अभी चीपुर वाली में है वो।
विशाखापट्टनम में। वो बहुत लोगों को जानता था। ये हाँ, IAS ऑफिसर नहीं है, IIT का है वो। यहाँ आश्रम में नहीं मुलाकात हुआ तो? हाँ? आश्रम में नहीं आया क्या? कौन आश्रम में आया ना? अभी बहुत दिन से नहीं आया क्या? नहीं अभी नहीं आया, 1-2-3 साल से नहीं आया है, तो वो आया नहीं है। उधर अपना इंडस्ट्री कुछ चला रहे हैं ना? हाँ, कुछ इंडस्ट्री वगैरह। हाँ कुछ कारखाना चला रहा है वो, तो वो 3-4 साल यहाँ रहा, 3-4 साल यहाँ पे रहा, तो वो उसको बहुत था ये, तो एक तरह का पागलपन जैसा था उसको, मगर विचित्र लोग थे वो भी, बड़े चित्र विचित्र लोग थे वो भी। तो वो इतने लोगों को लेकर के आया, वो सभी को जानता था, पीडी राव से लेकर के सब लोगों को जानता था। ये जो थे, क्या नाम है यहाँ के, शर्मा जी है कोई, बीडी शर्मा, उनको भी लेके आया एक बार था। वो इन सब के साथ उसका घनिष्ठ संबंध था। हाँ हाँ, घनिष्ठ संबंध था इन सब के साथ में, अच्छा संबंध था। तो ये क्या किया है, इसका एक सबसे बड़ा काम ये रहा है कि इस तरह के काम करने वाले जितने लोग रहे, सबको एक दूसरे से मिलाया। ये श्रीनिवास का बहुत बड़ा काम, वो सबको एक दूसरे, सब अलग अलग पड़े हुए काम कर रहे हैं, कोई एक दूसरे को जानता नहीं है, तो उसका काम ये था कि सबको मिलाना है, तो सबको एक दूसरे से मिलाया। तो जब जाकर के लगा कि हम अकेले नहीं है, नहीं तो हर एक को ये लगता था कि हम तो अकेले हैं, क्या कर लेंगे। तो फिर ये धीरे धीरे ये सारे इतने लोग आना जाना चालू कर दिए हैं, और सब अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर लोग थे, काम करने वाले, काले जी वगैरह सब। मगर ये सारे लोगों का यहाँ आने के बाद काफी वो तो दृष्टिकोण में काफी फर्क आया। अम्मा से लेके, गोपी से लेके सब लोग हाँ ये मानते हैं, ये लोग खुद ही बोलते रहते हैं कहीं ना कहीं, इसे मानते हैं काफी अच्छा। तो काले जी का भी ऐसी, तो ये धर्मपाल जी से उस समय पहली बार मिला। हाँ, श्रीनिवास ही लेके गया धर्मपाल जी के पास, तो श्रीनिवास लेके गया। तो उस टाइम पे क्या सोचा है कि एक यहाँ पर बात चली थी कि मेरा बोलना ये था कि मेरे साथ में उस समय ये 2-3 लड़के थे, निष्कांत था, सतीश था, श्रीपाद था, जब इनको टाइम मिलता है ये आ जाते थे। तो उस टाइम पे ये सोचा गया कि हम लोग आदिलाबाद की जो टेक्निक है, जो विद्याएं हैं, उसका एक प्रदर्शन करें और उसका एक अध्ययन करें करके ऐसा सोचे, और वो सब करेंगे। एक काफी बड़ा एक कल्पना की है प्रोग्राम की, मगर वो कुल मिला करके 20,000 रुपया खर्च हो रहा था उस समय। हाँ, उससे ज्यादा हो भी नहीं रहा था, तो हमारे पास कई पैसे का जुगाड़ भी नहीं था ना। तो ये सोचे, तो इतने में बंबई से एक पत्र आया, खत आया कि एक PPST नाम की संस्था बनी है, वो लोग ट्रेडिशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पर एक ऐसा ही कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मेरा श्रीनिवास को बोलना था कि हम लोग यहाँ करके वहां जाएंगे, नहीं वहां देख के यहाँ करेंगे करके इसका था। मैं बोला वो बहुत बड़े पैमाने पे होगा, हम अपने स्तर पे करेंगे पहले, ये हम अपने पास वहां बात करने के लिए हमारे पास जानकारियां चाहिए। तो फिर वो बम्बई में उस समय हुआ। तो क्या हुआ कि 80-85 के आसपास IIT में थोड़ी सी एक गड़बड़ हो गई थी कि बहुत सारे लोगों का ये बोलना हो गया था कि क्या ये आधुनिक पढ़ाई के पहले हमारे पास में कोई विज्ञान और कोई विद्या नहीं थी क्या? थी तो हम उसकी बात क्यों नहीं करते? क्योंकि ऐसे IIT के लड़कों को मैं देखा हूं यहाँ पर जो सिविल इंजीनियर की पढ़ाई पढ़े हैं, मगर मिट्टी की दीवार बनती है वो यहाँ आकर के देखें। हाँ, उनको मालूम नहीं है कि मिट्टी से भी घर बनता है, मिट्टी से भी दीवार बनती है, वो यहाँ आकर के देखें। बड़ा ताजुब बोलते हमको कभी ये सारी चीजें पढ़ाई नहीं जाती है। तो उस समय पे ये हो गया था उसमें, तो उसमें काफी बड़े बड़े IIT के लोग पूरे लग गए थे। धर्मपाल जी से उनका संपर्क था, तो काफी बड़ा एक कार्यक्रम किए थे, तो वहां उसमें हम लोग भी गए थे। तो धर्मपाल जी से पहली बार मिले थे हम लोग जब कुमारप्पा की शत जयंती मनाई गई थी वर्धा में। तो उस समय मैं और रामकृष्णा, मैं गोपी वगैरह सभी गए थे उसमें, हुजरम्मा, गोपी, श्रीनिवास, रामकृष्णा, हम सब लोग गए। तो
वहां पहली बार धर्मपाल जी से मिला था मैं। धर्मपाल जी की दृष्टि इतनी तेज दृष्टि थी, वो पहली बार में मेरे को पकड़ लिया धर्मपाल जी, बहुत तेज। धर्मपाल जी उसके बाद फिर बहुत लोगों को यहाँ भेजे, ये सारा पीपीएसटी के ग्रुप को यहाँ भेजे धर्मपाल जी फिर। धर्मपाल जी फिर बहुत लोगों को यहाँ भेजते थे। तो क्या होता था, धर्मपाल जी के पास में हम लोग बहुत बार जाते थे मिलने के लिए। मेरे को ये था कि धर्मपाल जी से सुना जाए, मगर वहां गए तो धर्मपाल जी काफी नाराज रहते थे मेरे से। वो बात नहीं करना, बैठे रहना, देखो भाई आंध्र प्रदेश से लोग आए हैं, इनको मिठाई खिलाओ, नहीं तो ये बोलेंगे कि उत्तर हिंदुस्तानियों को तो मर्यादा भी करना नहीं आता है, ऐसे से। अच्छा तुमको फुर्सत मिल गई आने की, लिखने की फुर्सत तो होती नहीं है तुमको। वो बहुत बोलते थे कि ऐसे लिखो सब, ये तो नाराज का पूरा एक चलता था। मगर पूरे सेवाग्राम में लोगों को बोलते जाते थे कि आ जाओ शर्मा जी आ गए, आ जाओ आज सुना जाए बैठ के। सबको इकट्ठा कर लेते बैठ के। अच्छा फिर शर्मा जी उसके बारे में बताओ, फिर इसके बारे में, ये करते थे धर्मपाल जी। मैं कई बार था कि मेरे को मैं सुनना है धर्मपाल जी को, वहां गए तो धर्मपाल जी फिर मेरे को सुनाने के लिए लगाते थे। बहुत सारी चीजें धर्मपाल जी लिख लेते थे, फिर बाद में उनकी किताबों में बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखे हैं धर्मपाल जी। तो वो भेज है धर्मपाल जी के पास में डॉक्यूमेंट्स थे, करीब 50,000 डॉक्यूमेंट्स उनके पास में, इतने तो है ही है। हर छोटी छोटी चीज के ऊपर अंग्रेज लोग क्या रिकॉर्ड किए हैं, क्या लिखे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स उनके पास में ये बैठ के निकाले थे। वो बहुत साल लगा के निकाले थे ये। उनको तो धर्मपाल जी को तो ये भेज दिए थे, क्या नाम है इनका, जो जयप्रकाश, वो व्यवस्था करके भेजे थे जयप्रकाश जी बाहर। तो वहां फिर लाइब्रेरियों में बैठ के, आर्काइव में बैठ के ये सब निकाले और एक ही उंगली से टाइप करते थे पूरे। तो ऐसे कोई 50,000 डॉक्यूमेंट्स, कई डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताते थे। तो जब मैं भिक्षावृत्ति के बारे में बोला कि ऐसा भिक्षावृत्ति के बारे में, तो वो डॉक्यूमेंट्स निकाले कहीं से, उनको मिले डॉक्यूमेंट कि ये जातियों पे कब कब निषेध किया गया, कैसा निषेध किया गया था। तो उनके पास में हर चीज का डॉक्यूमेंट उनके पास में रहा है। विद्या विधान का तो बहुत बड़ा निकाले हैं, पूरा विद्या विधान के उस समय 20 साल का जो सर्वे के डॉक्यूमेंट्स थे वो सब निकाले हैं। उसके बाद जो अकाल पड़े थे बंगाल के अकालों के ऊपर उनके डॉक्यूमेंट्स थे, क्योंकि वो प्राकृतिक अकाल नहीं थे, वो अकाल पैदा किए थे, बहुत लोग जिसमें मरे थे, तो उसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजों के डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे। छोटी छोटी व्यवस्था वो लोग कैसे बनाए, किसी व्यवस्था को खत्म करने के लिए कब मीटिंग हुई, कैसे हुई, ये सब डॉक्यूमेंट उनके पास रहे हैं। तो ये सब निकाल के लाए। तो वो जो बात करते, अभी वो जो डॉक्यूमेंट्स थे पूरे, वो आज की जवान पीढ़ी के लिए जरूरी है। ये प्रमाण मांगते हैं तो प्रमाण है, मगर मैं जो बात करता हूं, मैं 50 सालों में जो देखा मैं वो बात करता हूं। धर्मपाल जी 200 साल पहले के डॉक्यूमेंट्स पूरे निकाले, वो भी यही बात करते हैं, मगर मैं जो देखा हूं अपनी निगाह से मैं वो बात करता हूं ऐसा। इसलिए धर्मपाल जी बहुत सारी चीजें मेरे से पूछते रहते थे कई बार कि उसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ, क्या है क्या नहीं है। डॉक्यूमेंट से सारी व्यवस्था की बात तो नहीं मालूम पड़ती ना, किस चीज को कैसे खत्म किया गया है वो पता चलता है, किस चीज को कैसे लागू किया गया है वो सारा चीज पता चलता है। तो धर्मपाल जी के पास बैठ के पहले ये पीपीएसटी वाले लगे, फिर ये भी कुछ नहीं किए, फिर एक छोटा सा ग्रुप लगा, 7-8 लोगों का, लड़कों का, जवान जवान बच्चे उनके पास बैठे। तो उसमें श्रुति भी थी, कन्ना नेगरा भी थे, अभी जार था और ये विजय चारिया था, ये सब लोग तो ऐसे बैठ करके काफी रिकॉर्ड किए, लिखे। तो धर्मपाल जी गुस्से में बहुत आ जाते थे, बहुत गुस्से में आते थे, गालियां देते थे, भगा डालते थे कई बार कि भाग जाओ, तुमको क्या समझ है, यूं है त्यों है करके भगा भी डालते थे, कई बार गाली बहुत देते थे, गुस्से में आ जाते थे धर्मपाल जी। तो काफी समय ये लोग बैठे, फिर बाद में तो राजीव दीक्षित, प्रदीप दीक्षित, ये लोग काफी आखिर तक तो फिर ये लोग ये रहे समझो। पता नहीं ये कितना क्या किए मालूम नहीं मेरे को इनके बारे में पूरा बहुत ज्यादा, तो ये लोग भी साथ में रहे पूरा।
पर मेरा बीच बीच में जाना नहीं, यहाँ 4 दिन आकर के बैठे रहे धनपाल जी, बड़े अच्छे से रहे। तो वो स्वभाव की बात बहुत करते थे कि कैसे स्वभाव थे हमारे, क्या क्या था। वो स्वभाव को बदलने के लिए क्या किया गया, स्वभाव को बदलने के लिए भी क्या किया गया। क्योंकि हमारे जो होटलों में सब जो पद्धति है, तो हम सब इस तरफ से करते हैं, होटलों में पूरा इस तरफ से चलता है, एकदम उसका विपरीत चलता है। पानी का गिलास हम बाएं हाथ की तरफ रखेंगे, होटलों में दाईं हाथ की तरफ में रखेंगे। ऐसी छोटी छोटी चीजें के बारे में एक बार बहुत बता रहे थे वो, कि क्या है पूरी दुनिया में दाईं तरफ से चलना है, हमारे पास बाईं तरफ से चलना है, या बाईं तरफ से चलना है। ये लागू किया गया है क्योंकि हमारे जानवरों तक को दाईं तरफ से चलने की आदत है। तो वो ऐसे छोटे छोटे परिवर्तन करके भी हमारे मानस में बहुत बड़ी गड़बड़ करते रहे। ये सारी चीजों के बारे में धर्मपाल जी काफी अच्छा बताते रहते थे। इनके पास वो डॉक्यूमेंट थे, उसके आधार पे वो बताते थे पूरा। अभी सत्र समाप्त करने से पहले अगर आपको कोई पुराने कहानियों में से कुछ याद है तो वो बताए, कहानी बताए। कितने तो बता दिया अभी, इनका बहुत रुचि है। हाँ कितने तो बता दिया अभी। 40 कहानियों में से कुछ बताए। अरे कुछ बताएंगे, जब पटवट बताएंगे तो बताएंगे ना कहानियां। तो उस समय में बताए। हाँ जो आज का हाँ सूर्यास्त के साथ ऐसा, ये सब सारी जगहों से जानकारी मिलती रही, बहुत जगहों से, भिक्षावृत्ति वालों से बहुत जानकारियां मिली। शास्त्रों से सब जानकारी कहा उतना तो पढ़े है, पढ़े उतना काफी पढ़ा हूँ शास्त्रों वाली बात तो पढ़े। हाँ बीमारी का ये तरह चीज। हाँ तो ये तो काफी ऐसा क्या था यहाँ पे अनिल, यहाँ जो सदाशिव मार्शल है यहाँ पे, वो उर्दू फारसी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं। मगर बात ये थी आशीष कि कोई भी बात मेरे दिमाग में आती तो मैं उनसे जाके बात करता था, तो वो किसी चीज को आसानी से मानते नहीं थे। बहुत उनकी बात सोच समझ के की हुई बात रहती है, तो उनसे मैं बात करता था। अगर मेरी बात सुन के उनका सर हिल गया तो फिर मैं हिंदुस्तान में कहीं भी बात कर सकता था। पहले उनको मनमाना रहता था, और वो मान लिए मेरी बात को, समझ गए, तो फिर मैं कहीं भी बात करता था। इसलिए मैं कभी भी उनको कसौटी का पत्थर बोलता हूँ। कसौटी रहती ना सोना देखने की, तो मेरी विचारधारा की कसौटी वो रहे हैं हमेशा। कोई भी विचार होता, कुछ भी होता, तो उनसे बात करता। हाँ वो काफी ऊपर नीचे करते आदमी को, तो वो अगर मान लिया उनका सर हिल गया तो फिर मैं कहीं भी बात करता था उसको। मेरे को था कि अब इसको कोई तोड़ता नहीं है। तो ये, और उनसे जानकारी बहुत होती थी सदाशिव। वो तो साहित्यकार है, उर्दू फारसी मराठी की किताबों का तेलुगु में बहुत अनुवाद किए। तेलुगु में आप तो जाके आए हैं ना एक बार सदाशिव साहब में? हाँ जाके आए ना, तो उनके पास मेरी बहुत जानकारी मेरे को मिलती है। बैठ के कभी कभी उन्होंने जब बात करते, कोई नहीं रहे जब कुछ, जब मैं बैठता हूँ तो बहुत बातें वो बताते हैं। वो महंत भी कोई नहीं रहे जब को बहुत बातें बताते थे, मठ के महंत भी। तो जब मैं उनको बोला कि मैं ऐसा सा भाई आश्रम बनाना चाहता हूँ, तो गुस्से में आ गए। तो क्या शंकराचार्य समझ रहा अपने आप को? तो ये कल्पना तो वो लोग किए, बोले तुम ये कल्पना कैसे कर रहे हो? हाँ तो गुस्से में आ गए थे। उनसे जानकारी, कभी कोई नहीं रहे जब कोई, ये लोग काफी बात करते हैं। सदाशिवराव साहब का ऐसे, तो लोगों के बीच में कभी बात नहीं, मैं लोगों के हिसाब की बात चलती। कभी मैं अकेला चले गए तो कभी कोई एक चीज छेड़ दिए तो उसके बारे में बहुत बताते थे, बहुत बताते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें, ये दर्शन में क्या है, मीमांसा क्या है, वो क्या है, ये सब बहुत सारी जानकारियां मेरे को इनसे मिली है सदाशिव साहब से। और ये जो जाति पुराण बोल रहे हैं, भिक्षावृत्ति वाले जो लोग हैं, इनसे बहुत जानकारी है। एक बार पलंग बुनने के लिए जा रहा था, तो पलंग बुनने के लिए बुला ली उसको। तो पलंग बुन रहा था तो मैं उससे बात करने लगा। तो मैं बोला तुम लोग कौन है? तो हम बुर्ग जंगल
बोल के जंगाल हम बोले, हम तो भागवत करने वाले हैं, वो करने वाले, ये करने वाले हैं करके उन्होंने बात करते करते मेरे को वसुधैव कुटुंबकम कैसे अपने समाज में लागू किया जाए उससे मालूम पड़ा। वो पलंग बुनते हुए मेरे को बताया वो कैसा झाड़ पौधों का आपस में क्या रिश्ता है, आदमियों के साथ क्या रिश्ता है, पशु पक्षियों का क्या रिश्ता है किसी के साथ में। ये पलंग बुनते बुनते वो बहुत बातें बताया मेरे को। ये ना इस तरह से बहुत जानकारी, इस तरह से जानकारी बहुत। और ये कारीगरों के साथ रहने की वजह से उनकी दवाइयों की क्या विधान है, कैसे दवाइयाँ तैयार कर लेते हैं, ये सब ये तो वो सुनने में, देखने में, समझने में है। ये जानकारियाँ वहाँ हुई सब अच्छे से। तो आज का औपचारिक सत्र समाप्त करते हैं। चलो प्रार्थना की जाए फिर। टीवी लोग बंद कर देंगे अपने दुकान। हाँ तो प्रार्थना कर ली जाए आशीष। चलो प्रार्थना करके दरबार बर्खास्त करेंगे। यहाँ लगा दो। हाँ? वो तेल की डब्बी है, देखो अनवन डब्बी उन्होंने और हाँ? अभी तो बहुत सारी बातें होगी बीच बीच में, ये सब बातें भी बहुत दिन है और 6 दिन है। हाँ हाँ। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई चला चढ़ सिंहासन, कोई चला बंद जंजीर। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जाघट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान। जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिनु प्राण।
सहना भवतु सहनो भुनक्तु सावीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतंगमया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधय शांति वनस्पत शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। चलो और पता भी है ये। हाँ ठीक रहा।